आजकल भारत में आंदोलन का दौर चल रहा है। पिछले 2-4 महीने से अलग-अलग विषयों पे, अलग-अलग मुद्दे पे, अलग-अलग सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। आज 20 अगस्त को भी आंदोलन हुआ है दिल्ली में, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और इसे बड़े स्तर पे करने की कोशिश की गई है और दिल्ली में यूजीसी की जो बिल्डिंग है उस भवन का घेराव किया गया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है और नोट यूजीसी के नारे भी लगे। दोस्तों, अलग अलग कालखंड में अलग अलग विषयों पे आंदोलन होते रहे। पिछले कुछ दशकों की बात कर ले तो 1975 से लेके सन 2026 के बीच में लगभग इस 50 साल में 4 बड़े आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। एक 1975 में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ हुआ, फिर 1990 में मंडल कमीशन के खिलाफ हुआ, 2006 में रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन के खिलाफ हुआ और 2026 में यूजीसी रोल बैक के लिए हो रहा है। 1975 का जो दौर था दोस्तों, वहां पे आपातकाल के कारण जो हमारे पूर्व जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 1990 में जब सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात आई थी तो उसमें भी सवर्ण समाज ने आंदोलन किया था। हालांकि इसमें 63 लोगों की मौतें भी हुई थी और 200 लोग ने आत्मदाह की कोशिश की थी, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। 2006 का दौर आया जब फिर से ओबीसी को 27% का जो आरक्षण दिया गया एजुकेशन, हायर एजुकेशन में। उस समय भी दिल्ली, मुंबई में और देश के अलग अलग शहरों में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किए गए थे। हायर एजुकेशन यानी कि IIM, IIT, एम्स जैसे संस्थानों में आरक्षण दिया गया था ओबीसी को। इसके बाद सन 2026 आता है और फिर आंदोलन होता है और यहाँ पे भी जो यूजीसी के जो नियम है उसके खिलाफ जो है आंदोलन हुए हैं, जहाँ पे भेदभाव को ध्यान में रखते हुए एक वर्ग को संरक्षित किया गया है और दूसरे वर्ग को जो है उसे अपराधी घोषित किया गया है। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, छात्रों ने ही हर बार आंदोलन की शुरुआत की है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो जेन एक्स हो, चाहे वो मिलेनियल्स हो, चाहे वो जेनजी हो, या भविष्य में भी आने वाले समय में जेन अल्फा भी हो सकता है आंदोलन करे। भगवान न करे ऐसी जरूरत आन पड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर वो जनरेशन भी आंदोलन करेगी। दोस्तों, विषय अलग है और देखा जाए तो भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें आंदोलन के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है, या यूं कह लें कि आंदोलन की तो यहाँ जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। हमारा संविधान पार्ट 4 मतलब पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए कानून बनाए, नियम बनाए, योजनाएं लेके आए। उसके बाद भी अगर हमारे देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट हो जा रहे हैं, इस तरीके के आंदोलन हो जा रहे हैं, तो ये बड़ा प्रश्न सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के ऊपर भी है। कैसे एक लोकतांत्रिक देश में पिछले 50 साल में 4 बड़े आंदोलन हुए। अब सोचिए, क्या यह शोभा देता है? क्या हमारे संविधान निर्माता ने जब इस संविधान को बनाया होगा तो उन्होंने कभी सोचा होगा कि इतने अच्छे, इतने बेहतरीन संविधान बनने के बाद भी भारत में 50 साल के भीतर 4 बड़े आंदोलन हो जाएंगे? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि समाज में सब कुछ ठीक ही चलता है, भारत में राम राज्य ही चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर समाज का एक वर्ग या एक गुट अगर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाता है, वह उसका फायदा या वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है या उन योजनाओं में नहीं सम्मिलित हो पा रहा है, तो ये सिर्फ सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, अभी जो आंदोलन हो रहा है, ना तो मैं उसके पक्ष में बोलूंगा ना तो उसके मैं विपक्ष में बोलूंगा। आंदोलन जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अपनी जगह से उनकी सोच अच्छी है। जो रिजर्वेशन हटाओ का विरोध कर रहे हैं या जो रिजर्वेशन हटाओ के पक्ष में है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इससे ऊपर उठ के ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि भारत में आंदोलन हो जाते हैं और सरकारें जो है वो पहले आंदोलन होने देती हैं, और जब सरकार को ये लगता है कि अब कहीं ना कहीं
वोट बैंक का खतरा है, तब सरकारें जागती हैं और मामला को शांत करने की कोशिश करती हैं, जैसा कि इस बार भी देखा गया। 3 बड़े आंदोलन हुए हैं पिछले 3 महीने के भीतर। अगर देखा जाए तो लगभग 3 बड़े आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि चौथा आंदोलन हो सकता था तमिलनाडु में, लेकिन विजय थलापति की जो सरकार है उसने ऐसा एक आदेश पारित किया जिसके कारण जो है फिलहाल तो वहां पे कुछ होने नहीं जा रहा है। हालांकि उन्हें उसे रोल बैक करना पड़ा है, लेकिन फिलहाल अभी तमिलनाडु में कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के आंदोलन हो कैसे जाते हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? क्या ये भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा नहीं है? क्या ये जातिवाद जो भारत में पिछले कई सालों से चला आ रहा है, या यूं कह लें कि कई शताब्दियों से चला आ रहा है और जो अंग्रेजों की देन है, उसके कारण आज भारत उसका भुक्तभोगी नहीं है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इसी आरक्षण के कारण भारत से कई योग्यता और कई युग रखने वाले बच्चे जो है वो बाहर चले जाते हैं और दूसरे देश जो हैं उन्हें कम कीमत पे अपने यहाँ नौकरी दे देते हैं और आगे चल के उन देशों का फायदा हो जाता है। और हमारी देश की सरकारें कहती हैं कि भारत से ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या अब ये आरक्षण, क्या ये सिस्टम ब्रेन ड्रेन की वजह नहीं है? ये चिंता का विषय है दोस्तों। आरक्षण का लाभ क्या उसे मिल पा रहा है जिसे मिलना चाहिए? चाहे वो एससी वर्ग का हो, चाहे एसटी वर्ग का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस ही क्यों ना हो। क्यों यहां पे सरकारें फेल कर जा रही हैं पिछले 80 साल में, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो? अगर इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, तो उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट कैसे हो जाते हैं? विषय दोस्तों ये नहीं होना चाहिए कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जब हमारा संविधान कहता है और संविधान ने दिशा निर्देश जारी किया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में कि राज्य सरकारों को लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करने चाहिए, तो उसके बाद भी आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? और आरक्षण अगर मिल भी रहा है तो इससे क्या उस समुदाय को भला हो पा रहा है जिसका होना चाहिए? और जब यह आरक्षण हटा दिया जाएगा तो क्या सब कुछ समाज में ठीक हो जाएगा? यह भी सोचने वाली बात है। जो लोग अभी कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, तो क्या आरक्षण हटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उसकी गारंटी लेते हैं? या जो सरकार कहती है कि इसके ऊपर व्यापक स्तर पर सोचा जाएगा, जो अभी यूजीसी कानून वो लेके आई थी, तो ये फिर कानून लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये भी सोचने की बात है, ये भी सोचने का विषय है। तो अगर मैं बात करूं तो एक सामान्य नागरिक के नाते तो मुझे इसमें वोट बैंक की राजनीति ज्यादा नजर आती है और जनता के कल्याण की या जनता के भलाई की तो बात यहां कम ही नजर आती है दोस्तों। आप भी सोचिएगा कि आखिर 80 साल के बाद भी भारत में आरक्षण हटाओ, आरक्षण बचाओ, या फिर कई अलग अलग मुद्दे पे अगर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।